नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, यूपीपीएससी आर ओ आर ओ और चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट का आर ओ हो या फिर यूपीपीएससी का आर ओ हो, उसके लिए कंबाइंड टेस्ट सीरीज चल रहा है और यह 16वां टेस्ट सीरीज है दोस्तों। बीच में टेस्ट सीरीज बंद हो गया था, सो यह 16वां टेस्ट सीरीज है। यह जो भी सीरीज आप लोग को दी जा रही है आयोग के बेस पे दी जा रही है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग प्लेलिस्ट में जाएगा, यूपीपीएससी आर ओ जनरल स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। परीक्षा होने तक बिल्कुल देखते रहिएगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का। और साथ ही साथ आप लोग को बताना चाहेंगे 7000 क्वेश्चन का रामबाण टेस्ट सीरीज का पीडीएफ आर ओ जनरल स्टडी का तैयार है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर सकते हैं। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 में संस्थागत श्रेणी के पुरस्कार के लिए चुना गया है। संस्थागत श्रेणी, एक व्यक्तिगत श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है, दो बार दिया गया है। व्यक्तिगत श्रेणी में जो पुरस्कार मिला है वह राजेंद्र कुमार भंडारी को मिला है, राजेंद्र कुमार भंडारी को। लेकिन यहाँ संस्थागत श्रेणी में बता रहा है कि संस्थागत श्रेणी में किसे, राजेंद्र कुमार भंडारी है। हाँ, लिए संस्थागत श्रेणी में किस संस्था को मिला है, तो यह मिला है सतत पर्यावरण एवं परिस्थिति विकास सोसाइटी, और संस्थागत श्रेणी में मिला है। और क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी में देखा जाए तो राजेंद्र कुमार भंडारी को मिला है। तो विकल्प सी जो है आपका सही है। अगले प्रश्न पे आइएगा। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी भारतीय नवाचार सूचकांक 2020 में निम्न में से कौन सा राज्य प्रथम पायदान पे है। नीति आयोग में प्रथम पायदान पे कौन है, तो कर्नाटक पहले पायदान पे है। दूसरे स्थान पे है महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पे तमिलनाडु है। दूसरा स्थान महाराष्ट्र का, तीसरा स्थान जो है तमिलनाडु का है। तो यह भी ध्यान में रखिएगा आप लोग, पहला स्थान कर्नाटक का है। अगले प्रश्न पे आइए, प्रश्न संख्या 3 देखिएगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय मतलब एनएसओ के पहले संशोधित अनुमानों में पूर्वानुमानित वित्तीय वर्ष 2020 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर क्या रहेगी। भारत की जीडीपी वृद्धि दर क्या रहेगी, तो इसका होगा विकल्प ए सही है, 4% रहेगा भारत का जीडीपी वृद्धि दर। और अगर 2020 के मुकाबले देखा जाए तो 4% रहेगा, मतलब 4% अगला प्रश्न देखिएगा। अमेरिका के 49वें उपराष्ट्रपति बनी हैं, 49वीं उपराष्ट्रपति बनी है अमेरिका की, इनका नाम है कमला हैरिस। तो कमला हैरिस ने शपथ लिया है। वह निम्न में से किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं, तो वह किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं कमला हैरिस, तो वह आपकी तमिलनाडु से संबंधित हैं, तमिलनाडु से संबंधित हैं कमला हैरिस, तमिलनाडु से संबंधित हैं। विकल्प डी जो है आपका सही है। ये कमला हैरिस के बारे में देखते हैं, यह 49वीं राष्ट्रपति बनी है अमेरिका की उपराष्ट्रपति। तो कमला हैरिस की जो माँ है वह है, कमला हैरिस की माँ है श्यामला गोपालन। श्यामला गोपालन की माँ थी जो तमिलनाडु की रहने वाली थी, तमिलनाडु की रहने वाली थी। और इस श्यामला गोपालन का विवाह हुआ था जमैका मूल के, जमैका के एक जमैका के एक व्यक्ति थे डोनाल्ड हैरिस। तो उनसे, जमैका के जो डोनाल्ड हैरिस से क्या बोलते हैं, कमला हैरिस की माँ जो थी श्यामला गोपालन का विवाह हुआ था और इनकी पुत्री हैं कमला हैरिस। तो कमला हैरिस का एक और उपनाम है फीमेल ओबामा भी कहा जाता है। कमला हैरिस को फीमेल ओबामा कहा जाता है, फीमेल ओबामा, ध्यान रखिएगा। डोनाल्ड हैरिस इनके पिता हैं जो जमैका के हैं, श्यामला गोपालन की माँ हैं जो तमिलनाडु की हैं, और यह 49वीं उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की। स्पेस एक्स ने हाल ही में रॉकेट से सबसे अधिक उपग्रहों को प्रक्षेपित कर एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। स्पेस एक्स और इस प्रक्षेपण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं एलन मस्क, उनकी यह स्पेस एजेंसी है, निजी स्पेस एजेंसी है स्पेस एक्स। तो इसने कुछ विश्व रिकॉर्ड बनाया है, वह देखिएगा। स्पेस एक्स ने यह कीर्तिमान स्थापित किया है, एक साथ 143 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है। तो यह कीर्तिमान स्पेस एक्स के नाम है, एक साथ 143 उपग्रह प्रक्षेपित किया है। स्पेस एक्स ने इसरो के रिकॉर्ड को तोड़ा है। तो हाँ, इसरो ने 2017 में इसरो ने एक तरह का रिकॉर्ड बनाया था जिसमें इसरो ने 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया था, लेकिन स्पेस एक्स ने इससे आगे निकलकर 143 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है। तो दूसरा ऑप्शन भी सही है। स्पेस एक्स एक अमेरिकी निजी अंतरिक्ष एजेंसी है, यह भी सही है। तो 1 2 3 तीनों सही है, मतलब विकल्प डी जो है आपका सही है। अगले प्रश्न पे आइएगा, प्रश्न संख्या 4 देखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, जो भी प्रश्न हो, प्रश्न संख्या 6 है ये। तो देखिए, सरकार ने संपूर्ण लक्षद्वीप को एक जैविक कृषि क्षेत्र में घोषित किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, लक्षद्वीप 100% जैविक कृषि क्षेत्र बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। तो देखिए, यह पहला राज्य जो है वह तो सिक्किम है, वह तो आपका सिक्किम है। पहला राज्य जो है आपका सिक्किम है जो 100% जैविक कृषि क्षेत्र बना था। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश की बात किया जाए तो लक्षद्वीप पहला केंद्र शासित प्रदेश है जो 100% जैविक कृषि क्षेत्र बनने वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है लक्षद्वीप है।
उस तरह सिक्किम 2016 में बना था। जैविक कृषि में कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है, यह भी सही है आपका। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, तो यह भी आपका सही है। कुल मिलाकर विकल्प नहीं नहीं देखिए, विकल्प बी इसमें सही है, 2 और 3 ही सही हैं, क्योंकि यहाँ पर यह कहा है कि राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेश में सब में फर्स्ट है लक्षद्वीप, तो ऐसी बात नहीं है। इससे पहले सिक्किम आपका 100% जैविक कृषि क्षेत्र बनने वाला राज्य हो चुका था, तो यह केंद्र शासित प्रदेश की बात किया जाए तो तभी आपका लक्षद्वीप सही होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो केवल 2 और 3 आपके सही हैं, मतलब विकल्प बी जो है आपका सही है। देश का ऐतिहासिक विश्व भारती विश्वविद्यालय का हाल ही में शताब्दी समारोह मनाया गया है। इस विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना लॉर्ड इरविन ने की थी। ये आपका देखिए, इसकी स्थापना गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, न कि लॉर्ड इरविन ने, तो यह बात आपका सही नहीं है। दूसरा देखिएगा, प्रधानमंत्री इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं, यह आपका सही है। संसद के अधिनियम से इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था। 1921 में इसकी स्थापना हुई थी विश्व भारती विश्वविद्यालय की, और 1951 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय बना दिया गया। तो देखिए 2 और 3 जो है आपके सही हैं, पहला जो है आपका गलत है, तो 2 और 3 ही आपके सही हैं, मतलब विकल्प बी जो है आपका सही है। सरकार ने मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा देने की रूपरेखा तैयार करने के लिए किस एक कार्यबल का गठन किया है? इस कार्यबल के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस कार्यबल के अध्यक्ष हैं अमित खरे। अमित खरे ने एक समिति बनाई है, अमित खरे समिति के अध्यक्ष हैं, और इस समिति का यह है कि अब मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा दी जाएगी, जो भी टेक्नोलॉजी वाली शिक्षाएं होंगी वह मातृभाषा में दी जाएंगी, ऐसा उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने अपने कार्यबल में कहा है। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा 5 आई गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, यह एक आपका बहुत बड़ा संस्था है 5 आई, इसमें 5 देश हैं आपका। इसमें आपका यूएसए है, फिर आपका कनाडा है, यूएसए है, कनाडा है, फिर ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड। यूएसए, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। यूएसए, कनाडा तो आपका उत्तरी अमेरिका में है, उसके बाद आपका ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड, ये 5 आई वाले देश हैं। तो देखिए, इस गठबंधन का उद्देश्य चीन पर नजर रखना है और उससे जुड़ी खुफिया जानकारियों को साझा करना है, ये सही है। भारत और जापान 5 आई के संस्थापक सदस्य देश हैं, तो यह आपका गलत है। भारत और जापान 5 आई के संस्थापक देश नहीं है, केवल 5 देश हैं जिनका नाम मैं अभी आपको बताया हूँ। 5 आई की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1946 में हुई थी, यह आपका सही है। तो 1 और 3 जो है आपके सही हैं, 1 और 3, मतलब विकल्प सी जो है आपका सही निकल के आ रहा है, विकल्प सी, 11 का सी। देखिए दोस्तों, 5 आई में कुल 5 देश हैं, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन। लेकिन अमेरिकी कांग्रेस समिति ने एक तरह का प्रस्ताव भी रखा है कि भारत, जापान और दक्षिणी कोरिया को इसमें शामिल करना चाहती है अमेरिकी कांग्रेस समिति। तो भारत, जापान, दक्षिणी कोरिया शामिल हो सकता है, ऐसा अमेरिकी कांग्रेस का अपना प्रयास है, अमेरिकी कांग्रेस समिति का। लेकिन फिलहाल इस समय सिर्फ आपके 5 ही देश हैं, और 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसका स्थापना हुआ था 5 आई का। प्रश्न 10 देखिएगा, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है, विकल्प बी जो है आपका सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम क्या है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? तो वह आपके जीवक हैं, जीवक, विकल्प सी जो है आपका सही है। परीक्षा होने तक आपको देखना है, जो भी सीरीज मैं देता जा रहा हूं, और कम से कम मैं 200 के करीब टेस्ट सीरीज दूंगा, और हमारी जो भी टेस्ट सीरीज होगी बेहतरीन होगी, ज़बरदस्त होगी, जीतोड़ होगी, बेहतरीन होगी। तो आप लोग यह काम करिएगा, आप लोग का कार्य यह है कि आप लोग उसे शेयर कर दीजिएगा, जो भी शेयर करने का माध्यम होगा शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जब लोग जुड़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं तो मनोबल बढ़ता है, और हम आप लोग को अच्छी से अच्छी सामग्री देने का प्रयास करते हैं। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा दोस्तों। 7000 क्वेश्चन की रामबाण टेस्ट सीरीज की PDF लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो योग दर्शन के प्रवर्तक हैं आपके महर्षि पतंजलि, विकल्प सी जो है आपका सही है। मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? तो मोहम्मद गोरी 1191 में मोहम्मद गोरी पराजित होता है तराइन के पहले युद्ध में, और 1192 में तराइन का जब दूसरा युद्ध होता है तो मोहम्मद गोरी इसमें जीत जाता है। तो विकल्प बी जो है आपका सही है। लंगर की परंपरा किसने आरंभ की थी? लंगर की परंपरा आपका आरंभ किए थे गुरु नानक देव। लंगर और संगत दोनों की परंपरा के जो प्रवर्तक हैं वह आपके गुरु नानक देव हैं। लंगर और पंगत को उन्होंने शुरू किया था गुरु नानक देव ने। बाद में इनके शिष्य गुरु अंगद देव आए, और गुरु अंगद देव ने क्या किया, इसी लंगर और पंगत की परंपरा को अस्थायी बना दिया।
तो विकल्प ए जो है आपकी सही है, गुरु नानक देव। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? तो थॉमस रो किस किले में मिला था ये बता रहा है। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिले थे? तो यह अजमेर में मिले थे, अजमेर में मिला था थॉमस रो। विकल्प डी जो है सही है। थॉमस रो जो आया था ये आपका बता रहा हूँ, ये आपका 1615 में आते हैं। थॉमस रो जो है 1615 में आते हैं। 1608 में हॉकिंस आता है, विलियम हॉकिंस। प्रश्न 16 देखिएगा, वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक था, मतलब पुर्तगाली यात्री था। वह किस वर्ष आया था? पुर्तगाली यात्री था वास्को डी गामा। तो 1498 में आता है वास्को डी गामा। 1498 में वास्को डी गामा आता है, 20 मई 1498 को। और कालीकट में उतरता है, कालीकट पश्चिमी घाट पे जो कालीकट है वहाँ के बंदरगाह पे उतरता है 1498 में। प्रश्न 17 देखिएगा, भारत में सबसे पहली जनगणना कराई गई थी 1872 में कराई गई थी। विकल्प बी। अच्छा लगे अगर सीरीज तो आप लोग शेयर कर दिया करिए दोस्तों, क्योंकि जो भी प्रश्न मिल रहा है ज़बरदस्त मिल रहा है, आप लोग इसे इग्नोर मत करिएगा। देखिए पहली जनगणना जो कराई गई थी 1872 में कराई गई थी, की गई थी लॉर्ड मेयो के काल में। लेकिन 1881 में लगातार 1881 फिर 91 फिर इस तरह से लगातार, मतलब 1881 के बाद निरंतर हर 10 वर्ष की जनसंख्या, हर 10 वर्ष पर जनगणना होती रही। लेकिन सबसे पहले 1872 में हुआ था, फिर उसके बाद 1881 में हुआ, उसके बाद हर 10 वर्ष पर जनगणना होता रहा। तो पहली जनगणना जो थी लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी 1872 में। प्रश्न 18 देखिएगा, और यह कौन सी जनगणना चली है? तो अगर 2011 देखा जाए तो 2011 जो है 15वीं जनगणना है। 1872 से अगर काउंट किया जाए तो 15वीं जनगणना है। और उस तरह स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना होगी वो आप लोग खुद देख लीजिएगा। 1951, फिर 61, 71, 81, 91 ऐसे जुड़िएगा। प्रश्न 18 देखिएगा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किया था सर सैयद अहमद खान ने, सर सैयद अहमद खान ने। 18 का ये होगा। हालांकि सैयद अहमद खान ने जब अलीगढ़ विद्यालय बनाया था, अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल जब बनाया था तो उसमें विश्वविद्यालय नहीं था। विश्वविद्यालय तो बाद में 1920 में बनता है। तो इससे यही है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया, तो सैयद अहमद खान मान सकते हैं। लेकिन प्रश्न का प्रारूप इस तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1920 में इसे मान्यता मिलती है विश्वविद्यालय की। प्रश्न 19 देखिएगा, गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ है? 12 मार्च 1930 में प्रारंभ होता है और 6 अप्रैल 1930 को खत्म हो जाता है। तो कब प्रारंभ हुआ था दांडी मार्च? अब 12 मार्च 1930 को प्रारंभ होता है। गांधी जी के दांडी मार्च में कौन से विदेशी पत्रकार थे? बेब मिलर थे। और गांधी जी का दांडी मार्च जो है 24 दिन तक चलता है, और 78 यात्री थे गांधी जी के दांडी मार्च में। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। प्रश्न 20 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल कौन नहीं है? रोपड़ है, लोथल है, कालीबंगा भी है, पाटलिपुत्र जो है यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। प्रश्न 21 देखिएगा, हर सीरीज में हम 25 प्रश्न कराएंगे। भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 अंश 4 से 37 अंश 6 तक, मतलब विकल्प बी जो है आपका सही है। 21 का बी ऑप्शन सही है दोस्तों। 8 अंश 4 से 37 अंश 6, मतलब 8 अंश उत्तरी अंश से 37 अंश 6 उत्तरी अंश, ऐसे करके है। प्रश्न 22 देखिएगा, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, भारतीय प्रायद्वीप मतलब दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाईमुडी है। विकल्प बी जो है आपका सही है, अनाईमुडी, विकल्प बी। प्रश्न 23 देखिएगा, और इसकी जो ऊंचाई है 2695 है। अनाईमुडी की जो ऊंचाई है 2695, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। प्रश्न 23 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है? खंबात की खाड़ी में कौन सी नदी नहीं मिलती है, ये आपको बताना है। तो देखिए रुकिए, खंबात की खाड़ी में कौन सी नदी नहीं मिलती है? माही मिलती है, साबरमती भी मिलती है, ताप्ती भी मिलती है। कोयना जो है यह आपकी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है। कोयना जो है कृष्णा की सहायक नदी है, और यह आपकी क्या बोलते हैं, बंगाली खाड़ी में चली जाती है। गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों की संयुक्त परियोजना है? गंडक सिंचाई परियोजना जो है बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, और 1959 में एक प्रकार का समझौता हुआ था, और इस परियोजना का कुछ लाभ अब नेपाल को भी दिया जा रहा है 1959 के समझौते के अनुसार। वास्तव में देखा जाए तो किस प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? बिहार और उत्तर प्रदेश की। और गंडक नदी जो है आपकी नेपाल से प्रवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश बिहार में बहती है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न 25 देखिएगा, व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाने की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो हॉर्टिकल्चर कहते हैं दोस्तों, हॉर्टिकल्चर। व्यावसायिक रूप से फल फूल सब्जी अगर उगाया जा रहा है तो वह जो प्रक्रिया है वो उसे बोलते हैं हॉर्टिकल्चर बोलते हैं।
ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा। 7000 क्वेश्चन की रामबाण टेस्ट सीरीज की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, डाउनलोड कर लीजिएगा। और आप लोग को अगर यह सीरीज बहुत ही बढ़िया लगा हो तो आप लोग इसे शेयर कर दिया करिए दोस्तों, जो भी शेयर करने का माध्यम है शेयर कर दिया करिए। और यह 16वीं सीरीज है, इसके पहले की सीरीज आप लोग जाइए देखिएगा। यूपीपीएससी आर जनरल स्टडी मॉक टेस्ट नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइए सभी प्लेलिस्ट में जितने वीडियो हैं सबको फॉलो करिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा। धन्यवाद।